हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने जेई मेन के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस जेई एडवांस से लिए हैं। देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ज़्यादा मैंने टफ लिया नहीं है, बिल्कुल सिंपल लेवल के क्वेश्चन है। तो चलो इन क्वेश्चनों को हम धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बताया था क्या रिएक्शंस में? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो आपने बता ही दिया था। नहीं भी बताए होंगे तभी बोलोगे कि सर बता दिया था। चलो बच्चों, क्या है क्वेश्चन पढ़ लो एक बार अच्छे तरीके से। चलो बातें कम, मजाक मस्ती कम। Ki प्लस MnO4, आपको पता ये कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। ये MnO4 माइनस का पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाता है इन प्रेजेंस, H प्लस मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर आपको पता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड है और MnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये किस में बदल जाएगा? Mn2 प्लस में। और आयोडीन को किस में बदल, Ki के I माइनस को किस में बदल देगा बच्चों? I2 में बदल देगा। क्या ये हो गया? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। फिर से अगर Ki को हम ट्रीटमेंट कर दे MnO4 माइनस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, इस बार MnO4 माइनस किस में बदलेगा? MnO2 में। और Ki का क्या हो जाएगा? IO3 माइनस में बदलेगा। क्या ये बिल्कुल सही था? बताया था मैंने। यानी इक्विवेलेंट वेट जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। हड़बड़ी तो नहीं किया? नहीं सर। चलो अब क्वेश्चन में बोलता है P और Q क्या है? ये आपका P है और ये आपका Q है। लो एक बार में आ गया। आंसर क्या हो जाएगा? IO3 आपका हो जाएगा P क्या है आपका? Mn। अच्छा, इसका अरेंजमेंट सही नहीं है बच्चों, है ना, तो इसलिए P और Q, घबराना मत। आंसर क्या क्या हो जाएगा? I2 और MnO2। I2 और MnO2 कहाँ है? यहाँ पे है ना। हाँ, P है I2 और MnO2, डी ऑप्शन सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कंप्लीटली रिएक्शन बता दिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिएक्शन होता है। चलो रब कर दूं? बिल्कुल रब कर दीजिए सर। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? थोड़ा देखो तो। अच्छा, 3 सेपरेट टेस्ट ट्यूब कंटेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइक्लोराइड ऑफ अ मेटल। टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3, ठीक है। कहता है बोलो कलर में कोई चेंज नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे दिमाग लगाने की बात है, आपको पता है कि इन चारों ऑप्शन में एसिड है और बेस है। आपको पता है कि Zn के ही कंपाउंड, Zn जो कंपाउंड है ये भैया एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर देता है। और जब रिएक्ट करता है तो Zn का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, Zn2+, ठीक है। Zn2+, Zn2+ मतलब ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? 3D10 होगी बच्चों। अब 3D10 है तो नो चेंज, यानी नो चेंज इन कलर, कोई भी कलर नहीं दिखेगा। और अगर हम Fe, Cu और Sn की बात करें तो आपको पता है हर एक केस में पार्शियली फिल्ड डी सब सेल है, जिसके चलते कलर में चेंज होगा। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब ए KOH के साथ अगर ट्रीटमेंट कर देंगे बच्चों तो आपका क्या बन जाएगा? सिंपल सा लॉजिक है, आपका बन जाएगा नो चेंज इन कलर। एंड डाइल्यूट H2SO4 से क्या बनेगा? ZnSO4, नो चेंज इन कलर। NH4OH से फिर से वही बन जाएगा, ZnOH होल ट्वाइस प्लस NH4Cl, अगेन नो चेंज इन कलर, देयर इज नो सच चेंज। सो द डाइक्लोराइड ऑफ मेटल इज जिंक। जिंक को छोड़ के कोई नहीं हो सकता, ठीक है। ये प्रेडिक्शन का क्वेश्चन है, इजीली अगर प्रेडिक्ट कर दोगे बच्चों तो कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। आ गया क्या? बिल्कुल। और ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्ट एनालिसिस में भी दिखेंगे, मैं सॉल्ट एनालिसिस में भी आपको बता दूंगा। चलो रब कर दूं? बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा आंसर? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो तो क्या है? यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रैंक द एक्टिविटी ऑफ द मेटल। इनकी एक्टिविटी बताओ। कहता है Cr रिएक्ट विथ NiBr2, यानी क्रोमियम जो है NiBr2 से रिएक्ट किया, एंड CdBr2 ठीक है, बट नॉट विथ Zn, यानी यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड किया, इस जगह पे भी रिएक्शन प्रोसीड किया, बट Cr को जब हम ZnBr2 के साथ रिएक्शन में दे दिए तो बच्चों रिएक्शन प्रोसीड नहीं किया, देयर इज नो सच रिएक्शन टेक प्लेस। उसके बाद बोलता है Cd रिएक्ट विथ NiBr2, समझना। कहता है हाँ
ठीक है, CD रिएक्ट विथ NiBr2, CD जो है NiBr2 के साथ रिएक्ट किया, बट CD जो है ZnBr2 के साथ रिएक्ट नहीं किया, और CD जो है CrBr3 के साथ भी रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, तो बोलता है बताओ कि इनकी एक्टिविटी क्या है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। ठीक, चलो अब देखो, क्रोमियम डेफिनेटली निकेल से है तभी रिएक्शन हो रहा है, ज़्यादा रिएक्टिव, जिंक से भी है, CD कैडमियम से भी है लेकिन जिंक से नहीं है। तो अगर ऑर्डर में लगाएं तो Zn सबसे ज़्यादा पे आएगा, देन आ जाएगा क्रोमियम, देन आ जाएगा आपका CD निकल के साथ रिएक्ट करता है यानी तब आ जाएगा CD, और तब आ जाएगा बच्चा निकल, यही तो होगा। Zn Cr CD और निकल कहीं है, चलो Zn Cr CD एंड निकल, बहुत अच्छी बात है, आ गया समझ में, बिल्कुल दिमाग लगाने की चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 3 का A इज़ द करेक्ट ऑप्शन, Zn Cr CD एंड निकल। चलो रब करूं, बिल्कुल सर रब कर दीजिए, कहीं कोई स्पेशल तो नहीं है? नहीं सर, यहाँ कोई स्पेशल नहीं है, हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलो अब कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलता हूं मैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं Zn2 और बात करूं CD2 ठीक है, और बात करूं Hg2 अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ठीक है, और ये एक दूसरे में बॉन्ड स्ट्रेंथ है। इनके बीच में अगर मॉलिक्यूल है तो इनके बीच में जो एसोसिएशन है पार्टिकल का वो क्या है, मेटेलिक बॉन्ड है। यहाँ पर भी आपका क्या है, मेटेलिक बॉन्ड, और इस जगह पे भी क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका क्या है बच्चों, लास्ट में बचा 3d10, क्योंकि अगर Zn2 की बात करूँ, उसके बाद इसका क्या बचा 4d10, और इसका क्या बचा बच्चा 5d10 बचा, यही तो होता है 3d10 4d10 Zn CD Hg and Cn। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी अगर क्राउडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो पावर हो जाएगा। एक चीज़ हम जानते हैं, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमेशा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होता है, बढ़ता है। और इस जगह पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी देखते हैं कि जब हम Hg तक पहुंचते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 4f सीरीज़ आ जाती है, और 4f का जो अंदर इसका 4f सीरीज आ जाता है, तो 4f सीरीज़ जो होता है, जो f ब्लॉक होता है, उसकी शेल्डिंग क्या होती है, पुअर होती है। इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की भी वैल्यू बढ़ जाती है, जिसके चलते क्राउडिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, और क्राउडिंग स्ट्रांग होने की वजह से बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है, बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इस केस में जो ऑर्डर होगा Zn CD Hg, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का हम लिखेंगे C इज द करेक्ट ऑप्शन। एम आई राइट? यस। चलो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान था, ज़्यादा टफ नहीं था। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन कहता है एनर्जी ऑफ विच ऑफ द d ऑर्बिटल आर डिक्रीजिंग। एनर्जी ऑफ विच ऑफ द d ऑर्बिटल आर डिक्रीजिंग व्हेन MCN hall 6 3- complex is changed to MCN hall 4-। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स, यानी सिंपल सी बात है कि इस जगह पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है D2sp3, और इस जगह पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है DsP2, यानी ऑक्टाहेड्रल एंड ये क्या है आपका ऑक्टाहेड्रल है बच्चों, और ये आपका क्या है, स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स है। यस सर, डेफिनेटली। अब कहता है कि जब हम ऑक्टाहेड्रल में बात करते हैं D2sp3 की Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपको पता है डीजेनेरेसी टूटती है,
डीजेनरेसी टूटती है तो ये दो पार्ट में ब्रेक डाउन होता है, बिल्कुल सर दो पार्ट में ब्रेक डाउन होता है। एक होता है आपका क्या बच्चा, T2G, और दूसरा क्या होता है आपका EG। अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट वन इज T2G एंड द सेकेंड वन इज EG। हो गया। अब ये आपका इस तरीके से हो गया EG और T2G। इस जगह पे कौन कौन आ जाएंगे, DXY, DYZ एंड DXZ, और ऊपर कौन आता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz²। ये तुम्हें अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा क्योंकि ये जो स्प्लिटिंग है ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT बताऊंगा मैं। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो तो इस तरीके से टूटता है। डीजेनरेसी जो होती है, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल 5 होते हैं, dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर, dz स्क्वायर, dxy, dyz एंड dxz, ये 5 होते हैं। जब कोई लिगेंड, इसको बोलते हैं लिगेंड, जब कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड यहाँ पे आता है, अटैक करता है, तो इनकी डीजेनरेसी ब्रेक कर जाती है दो पार्ट में, एक T2G और एक होता है बच्चों EG। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा dxy, dyz और dxz, और हायर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो मैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपको पढ़ाऊंगा। खत्म। अब ये चेंज किस में हो गया, स्क्वायर प्लेनर में। जब स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो स्प्लिटिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल का और ऑक्टाहेड्रल का, तीनों होते हैं, तीनों के अलग अलग स्प्लिटिंग होते हैं। घबराने की बात नहीं है, बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, बट अभी यहाँ समझ लो 1 2 3 4 5 ये स्प्लिट किया 2 पार्ट में नहीं, इस बार ये स्प्लिट करेगा 3 पार्ट में, याद रखना। इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है इसकी। पहले देखो मैं बता देता हूँ अच्छे तरीके से। जनरली आपको क्या दिखता है कि ये 2 पार्ट में स्प्लिटिंग हुआ, ये है आपका EG और ये है आपका क्या भैया T2G, इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, जो DXY है, ये जो स्प्लिटिंग है ये अपर लेवल पे चला जाएगा, और इसका जो है ये वाला ये नीचे लेवल पे आ जाएगा, यानी जो कंप्लीट स्प्लिटिंग है वो इस तरीके से होगी। वेट फॉर अ मोमेंट, यस सर, ये आपका पहला वाला हो गया, ठीक है, इस तरीके से। ये यहाँ से, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ से इस तरह से नीचे, ठीक। ये ऊपर में चला जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन यहाँ पे आ जाएगा dxy, देन यहाँ आ जाएगा dz स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा dyz और dxz। अब मुझे बताओ नीचे में कौन था, dxy था, dyz था और dxz था। आज dxy ऊपर चला गया, यानी इसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो घटी किसकी, dz स्क्वायर ऊपर था, नीचे चला गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद dyz और नीचे चला गया, बहुत अच्छी बात है। तो भैया किस किस की एनर्जी घटी भैया इस जगह पे, dz स्क्वायर, dxy और dyz। कंप्लीटली ये होगा, किसकी बढ़ी, dxy के। अच्छा एक चीज़ बता दूं, अगर इस लेवल पे रखते हैं हम लोग तो मैंने इसको कंसीडर किया है, क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट में होगा तो आप एक ही दिखा के काम चला सकते हो, dz स्क्वायर, क्योंकि डेफिनेटली दिख रहा है। तुम बोलोगे सर dyz और dxz यहाँ भी तो नीचे है, बिल्कुल नीचे है, लेकिन एनर्जी में डिफरेंस आता है। तो एनर्जी में डिफरेंस आया तो इसलिए मल्टीपल, क्वेश्चन में लिख देगा इफ देयर इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो dz स्क्वायर, dxy एंड dxz और dyz दोनों को ले लेना, ठीक है। और सिंगल ऑप्शन में dz स्क्वायर से काम आपका चल जाएगा। लेकिन ऐसा आता नहीं, कंफ्यूजिंग आएगा नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा तो लिखेंगे dz स्क्वायर, dxy, dxz एंड dyz, इस तरीके से होता है। टेट्राहेड्रल में फिर अलग होता है, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है सर, कोई बात नहीं, अब उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। चलो आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्री अराउंड द मेटल इज टेट्राहाइड्रल, एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्री अराउंड द मेटल इज टेट्राहाइड्रल एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल इज D3S। देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल इज क्या बोला है बच्चों, D3S, ठीक है। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस जगह पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्री D3S, अगर मैं बात करता हूं MnO4 माइनस की, Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है बच्चों, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है।
यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आर्गन 3d0 है, यानी जो D आपका ब्लॉक है वो कंप्लीटली एम्प्टी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं CrO4 2- का, ठीक है, क्रोमियम इस जगह पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो भैया इस जगह पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक, अब अगर 6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर्गन फिर से 3d0। चलो बहुत अच्छी बात है। देन आपका आ जाएगा Cr2O7 2-, फिर से क्रोमियम यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, 1 2 3 4 5। अब यानी हर जगह पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D आपका एम्प्टी है। तो भैया जब D एम्प्टी है तो ऑक्सीजन जो इसके साथ लगे हुए हैं, याद करो इन सब का कलर मैंने बताया था क्यों होता है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। बिल्कुल सर बताया था, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के चलते ये कलर्ड होते हैं। तो क्या हो जाता है, जब इनका D खाली हो जाता है तो ऑक्सीजन से जो इलेक्ट्रॉन है इनके वैकेंट D ब्लॉक में आके ऑक्यूपाई कर जाते हैं, यानी कहीं से भी इनके p ऑर्बिटल की इनको जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल तो है, टेट्राहेड्रल होने का मतलब क्या, sp3, लेकिन यहाँ पे p की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे पूरा एम्प्टी हो जाएगा, तो इसीलिए बनता है D3s, यानी MnO4 CrO4 2- और Cr2O7 ये जो होंगे D3s देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। COCl4 नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और इसको लिखते हैं हम लोग आर्गन 3d7 4s2। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +2 ही तो पे तो है, देख लो, हाँ नहीं एक मिनट, हाँ -1 × 4 = -2 है ना, बहुत अच्छी बात है। x - 4 = -2, देन x = -2 + 4 यानी +2, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, बाकी सब में देखो खाली है, इसलिए इनका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा CO वाला, लेकिन बाकी तीनों का D3s होगा ताकि इलेक्ट्रॉन इसमें चला है। थोड़ा अलग दिखता है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ध्यान रखना। चलो रब कर दूँ? यस सर बिल्कुल रब कर दीजिए, कहीं कोई नई बात इसमें नहीं है। चलो मैंने रब कर दिया बच्चों, और आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा समझ लेना। यस, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मैच द फॉलोइंग। चलो बताओ भैया, K2Cr2O7 है, चलो ये इधर आ जाता हूँ, मैं इधर आ रहा हूँ, देखो विजिबल है, K2Cr2O7 है। आपको पता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के चलते ये कलर्ड होता है, यानी P तो सही है। पैरामैग्नेटिक है क्या, देखो एक बार, क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +6 यानी 3d0, यानी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी डायमैग्नेटिक है, बहुत अच्छा। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म LMCT से ही होता है, बिल्कुल। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से तो ये कलर होता है, बिल्कुल। अब KMnO4 की बात करें तो Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यहाँ पे +7, फिर से क्या होगा, 3d0 हो जाएगा, यानी ये फिर ये कलर्ड होगा, क्यों, क्योंकि ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और डायमैग्नेटिक होगा, यानी फिर से इसका हो जाएगा PST। देखो तो कहीं गलत तो नहीं किया है हड़बड़ी में, नहीं, PST। अब मैं बात करूं CuCnCs3 हॉल फॉर BF4, यानी कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, +1, ठीक है। जब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है कॉपर, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा बच्चा, 3d10। 3d10 यानी कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड मतलब क्या है, कलरलेस है। दूसरा भरा हुआ है यानी डायमैग्नेटिक है। चलो Q और S, ठीक। चलो अब आएगा Ti, टिटेनियम। टिटेनियम यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है बच्चा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। टिटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 22। इसको कैसे लिखते हैं, 3d2 4s2। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो क्या लिखेंगे, 3d1, यानी इलेक्ट्रॉन है इसमें एक, तो ये जो कलर होगा ये कलर्ड कंपाउंड होगा। दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा, यानी इसका क्या होगा, PR। LMCT की जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें तो DD ट्रांजिशन होगा। तो ये आपका कंप्लीट है, एक बार चेक कर लो, PST, QS एंड PR। यस सर, कहीं कोई दिक्कत है बच्चा? नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
चलो अब आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो कहता है क्रोमाइट ओर फ्यूज्ड विथ Na2CO3 सॉलिड मास, ऐड वाटर solution concentrated H2SO4, we get solution. What is the difference in the oxidation state of chromium between X and Z? ये तो बहुत आसान है, between X and Z। अच्छा, अगर क्रोमाइट ओर का बात करें तो क्या लिखते हैं, FeO into Cr2O3, यानी FeCr2O4, यही तो है। बिल्कुल। कॉपर किस सॉरी यहाँ पे आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +2 और ऑक्सीजन -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रोमियम का क्या हो जाएगा, +2 और इसको x मान लिया, 2x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल सर होगा। देन लिखेंगे हम लोग क्या, 2 + 2x - 8 इज इक्वल टू 0, 2x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6/2, यानी किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, +3। चलो x तो आपका क्या है, क्रोमाइट ओर है। अब अगर क्रोमाइट ओर को अगर मैंने फ्यूज किया Na2CO3 के साथ, ये प्रिपरेशन है किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन का फॉर्मूला है। चलो इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो क्या बनेगा, Na2CrO4, क्या बन जाएगा बच्चों, Na2CrO4। चलो अब Na2 यही है आपका क्या, सॉलिड मास, याद है रिएक्शन, बिल्कुल। इस सॉलिड मास में जब हमने ऐड वाटर एंड फिल्टर, ठीक है, इसमें वाटर में फिल्टर करके ऐड कर दिया, अब जो सॉल्यूशन आपका बना, इसी सॉल्यूशन को मतलब इसमें से जो और बाय प्रोडक्ट निकलता था उसको हटा दिया, ठीक। अब इसी सॉल्यूशन को जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हमने ट्रीटमेंट दिया तो बनता है Na2Cr2O7, यानी ये आपका Y है और ये आपका क्या है, Z है। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब पूछा जाता है कि यहाँ क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। यहाँ क्रोमियम जो है बच्चा वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो बोलता है कि दोनों का डिफरेंस बताओ। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट में, 3, 6 - 3 यानी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैंने डायरेक्ट भी बना दिया, यहाँ से और फिल्टरेशन नहीं लगाया, डायरेक्ट रिएक्शन करके आपको बता दिया, क्योंकि प्रिपरेशन में बताया था KMnO4 के K2Cr2O7 के प्रिपरेशन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, 3। क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो डायरेक्टली आपको 3 लिख के आ जाना है। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो बच्चा, कहता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इफ द ऑर्डर एंड द साइज ऑफ द लैंथेनाइड आयन आर इन द ऑर्डर P3 + Q3 + R3 + NH3+, देन PQRS, P is CE, Q is PM and R is EU and S is LU। ये सिंपल क्वेश्चन, ये थ्योरी वाला है ब्लॉक एलिमेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है बच्चा ए ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक बार रीड करो, मैं 5 मिनट का समय देता हूं, इसको एक बार रीड करो तब बनाएंगे, क्योंकि मैं बोलूं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले एक बार रीड कर लो, मैं आपसे तुरंत फिर मिलता हूं। आई होप सो बच्चों आपने इसको पढ़ लिया होगा। ध्यान से देखो, is given on treatment with cold water element A react quietly liberating colorless gas। ओके, क्वेश्चन को धीरे से आराम से समझना है। क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर एलिमेंट ए, यहां पे लिखा हुआ है मेटल ए, यानी मान लिया वो मेटल है, ठीक है, रिएक्टेड क्वाइटली लिबरेटिंग कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। अब आपको पता है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। चारों ऑप्शन में क्या है आपका, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, यानी कोल्ड वाटर के साथ ट्रीटमेंट किया तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, बिल्कुल, यानी आपका प्रोडक्ट बन गया MOH हॉल ट्वाइस और साथ में रिलीज हो गया कलरलेस गैस हाइड्रोजन, ठीक। लिबरेटिंग अ कलरलेस गैस, यानी ये B है और ये आपका क्या है, C, सॉल्यूशन C। लिथियम रिएक्टेड विथ गैस B, जब लिथियम जो है इस गैस के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, B के साथ, यानी ये B है आपका, ओके, गिविंग अ सॉलिड प्रोडक्ट D। चलो ये बनाया लिथियम हाइड्राइड, ये भी हम जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये है सॉलिड प्रोडक्ट D, हो गया।
बिल्कुल। उसके बाद कहता है विच गेव इफरवेस्केंस विथ वाटर टू गिव बेसिक सॉल्यूशन। अच्छा, अगर ये इस पे आ गया आपका प्लस H2O तो क्या बनेगा जल्दी बता दो, LiOH। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। विच गेव एफरवेस्केंस विद वाटर टू गिव बेसिक सॉल्यूशन F, ये आपका F बन गया। ठीक है। उसके बाद कहता है व्हेन CO2 वाज पास थ्रू द सॉल्यूशन C, इस सॉल्यूशन C से जब CO2 पास किया तो एन इनिशियल व्हाइट PPT वाज फॉर्म्ड, यानी MCO3 बन गया। बहुत अच्छी बात है। अब इसको अगर और CO2 रह गया तो क्या बन जाएगा, MHCO3 होल ट्वाइस बन गया। ये आपका E था। ठीक है। व्हेन मोर CO2 वाज पास्ड PPTE इफरवेस्केंट, ओके रुको एक मिनट, वाज ओके इनिशियल PPT वाज फॉर्म्ड बट दिस रीडिसॉल्व फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन G व्हेन मोर CO2, यानी ये आपका बन गया G। चलो उसके बाद कहता है व्हेन मोर CO2, ओके व्हेन मोर CO2 वाज पास्ड PPT इफरवेस्केंट, ओके व्हेन मॉइस्चर विथ कंसंट्रेटेड HCl, अब जब इसको कंसंट्रेटेड HCl के साथ हम ट्रीटमेंट कर दें एंड मॉइस्चर विथ कंसंट्रेटेड, फिर एफरवेस्केंस दे देगा, यानी ये दे देगा आपका MCl2 दे देगा और H2O दे देगा प्लस CO2 दे देगा। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कहता है एंड गेव अ रेड डीप कलरेशन टू बंसन फ्लेम, ओके E ऑन हीटिंग विथ एक्सेस ऑफ कार्बन, अगर E को हम एक्सेस ऑफ कार्बन से हीट करें तो गेव H, यानी MC2 दे देगा। बहुत अच्छी बात है। अब ये हो गया। अब कहता है यहाँ कि व्हाइट PPT है, क्या बोला है, E जो है आपका क्या है बच्चा, व्हाइट PPT है। तो E अगर व्हाइट PPT है मतलब जो कंपोनेंट है वो कैल्शियम है, ये तो समझ में आ चुका, कैल्शियम है। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। कैल्शियम प्लस H2O क्या बन गया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक। अब Li प्लस H2 क्या बनेगा बच्चा, LiH। बहुत अच्छी बात है। LiH प्लस H2O क्या बनेगा, LiOH होल ट्वाइस। ठीक। उसके बाद ये जो CaOH होल ट्वाइस है इसको CO2 के साथ ट्रीटमेंट कर दिए तो क्या बनेगा, CaCO3, और अगर फिर से एक्सेस CO2 डाल दिया तो क्या बनेगा, CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है। अब इसी को मैं HCl के साथ ट्रीटमेंट कर दूं तो क्या बन जाएगा बच्चों जल्दी बता दो, CaCl2। कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब ये CaCO3 को अगर कार्बन के साथ ट्रीटमेंट कर दूं तो बनेगा MC2 आ गया, यानी जो कंपोनेंट था वो क्या था आपका, कैल्शियम था। नेक्स्ट आ जाओ। कहता है सॉलिड सॉल्यूशन G कंटेन अ सॉल्ट, सॉल्यूशन G कंटेन अ सॉल्ट, it causes permanent hardness, it can be obtained in a solid state, it causes temporary hardness to the water। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट हमेशा क्या लाता है बच्चों, टेम्पोररी हार्डनेस लाता है, परमानेंट नहीं। इट कैन बी ऑब्टेन्ड इन सॉलिड स्टेट, यस इट कैन बी ऑब्टेन्ड, दैट इज 2 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। चलो इसका थर्ड पार्ट देख लो। अब कहता है सॉलिड H, कहाँ है सॉलिड H, देखो H कहाँ था बच्चों, H आपका था EFGH, एक मिनट पीछे आ जाऊँ, कहाँ था H आपका, हाँ ये MC2। चलो अगर सॉलिड H को हमने AgNO3 के साथ यानी CaC2 को AgNO3 के साथ ट्रीटमेंट कर दिया तो क्या बनेगा बच्चा, आपका बन जाएगा Ag2C2 प्लस CaNO3 होल ट्वाइस, क्या बनेगा, CaNO3 होल ट्वाइस। तो ये जो आपका है ये आपका व्हाइट PPT होता है। क्या बोला मैंने, ये आपका क्या हो जाता है बच्चों, व्हाइट PPT। तो आंसर जो होगा थर्ड नंबर का वो हो जाएगा व्हाइट PPT। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन इतने बल्कियर लेवल के दे दे तो घबराने की बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रह जाओ, आपका काम आराम से होता चला जाएगा। क्लियर बच्चों, यस सर, डेफिनेटली आ गया सब कुछ समझ में, यस सर। तो अगर कहीं कहीं मैंने हड़बड़ी में मिस्टेक की तो उसको भी चेक कर लेना। आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे, काम आपका बनता चला जाएगा। तो चलो बच्चों DNF ब्लॉक के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में
हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तब तक खुश रहो, आबाद रहो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।